न्यूट्रिएंट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट? चलिए, न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो, ये दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो यानी माइक्रो, हमने चार कैटेगरी ऑफ फूड पढ़ा, जिसमें सीरियल्स एंड ग्रेन्स था, उसमें एनिमल फूड भी था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी था, और सीड्स एंड नट्स था। ये चारों कैटेगरी के फूड को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है मैक्रो और है माइक्रो। मैक्रो माने सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो माने अति सूक्ष्म, अति उससे भी छोटा। मैक्रो की आवश्यकता ज्यादा होती है, माइक्रो की आवश्यकता कम होती है, लेकिन ये आवश्यकता एसेंशियल एलिमेंट्स है, माने आवश्यकता होती ही होती है, इसको चाहिए ही चाहिए। थोड़ा मात्रा में चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए बीमारी के लिए, स्पेशली हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रो में आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीन सब्सटेंस आते हैं मैक्रो के अंदर में। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है, उसके अंदर में फैट का होना जरूरी है, उसके अंदर में प्रोटीन का भी होना जरूरी है, ताकि हमारा बॉडी ठीक से काम कर सके। तो ये तीनों ही सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये भी हमें आवश्यकता है, अधिक मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, यानी ये माइक्रो मानी छोटी, जो मैक्रो होते हैं उससे छोटा अंश होता है, ये दिखाई नहीं देता। मैक्रो को हम विजिबल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन माइक्रो को हम देख नहीं सकते, वो इनविजिबल रहता है, लेकिन वो हमारे भोजन के अंदर में ही रहता है, हमारे फूड में ही रहता है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता होती है, छोटी मात्रा में चाहिए, बट ये चाहिए ही चाहिए। तो ये पांच एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसी पांच के अंदर ही सारा कुछ हमारा जीवन निर्भर है, हमारा फूड निर्भर है, हमारा बॉडी निर्भर है, इसी पांच तत्वों के अंदर में, इसी पांच एलिमेंट्स के अंदर में। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जो हमने चार कैटेगरी फूड का पढ़ा था, सीरियल्स एंड ग्रेन्स, अभी भी बताता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल प्रोडक्ट और सीड्स एंड नट्स, उसी में से मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर में, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अंदर में कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर में ऐसे आते हैं सीरियल्स एंड ग्रेन्स। सीरियल्स एंड ग्रेन्स यानी कि मोटे दाना, जो चावल हुआ, गेहूं हुआ, मक्के हुआ, ये सारे चीजें है ना, दाल हुआ, मीट हुआ, मिल्क हुआ, एग हुआ, ऑयल हुआ, ये सारी चीजें जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर में आते हैं। इसके सोर्सेस हैं, चावल खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तेल खाएंगे तो आपको फैट मिलेगा, मीट खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, तो इस तरह से दाल खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन हर एक चीज में ये तीनों चीज पाए जाते हैं, हर एक चीज में, माने जैसे चावल रखते हैं ना, तो चावल खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट सिर्फ नहीं मिलेगा, उसके अंदर फैट भी मिलेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा, वो छोटी से एकदम एकदम माइक्रोग्राम में होता है वो। प्रोटीन भी मिलेगा उसके अंदर में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो हम एक एक करके सारी चीजों को डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बॉडी में जाने के बाद, जैसे इंजेक्शन होता है इसका, पेट जब ये मुंह में डालते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाने के बाद इसको डाइजेस्ट होना पड़ेगा। जब तक ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, तब तक ये बॉडी में नहीं लगेगा। तो मेनली जो डाइजेशन होता है ये तीन चीजों का होता है, यानी कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट का होता है। बॉडी में जो भी डाइजेशन होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट का होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का कोई डाइजेशन नहीं होता। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्योंकि उसको तोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं बनाया जाता। मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। यानी कि हम जब भात खाते हैं, दाल खाते हैं, तो उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो डाइजेस्ट होने के बाद ही ये शरीर में जाएगा। अगर डाइजेशन किसी का अच्छा नहीं है, दैट मीन उसको एनर्जी लेवल कम होगा, उसका वो शरीर में फैट कम होगा, उसका शरीर में प्रोटीन कम होगा, उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसको अ, बाकी सारी बीमारी भी हो सकता है, अगर ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो डाइजेशन होना जरूरी है मैक्रोन्यूट्रिएंट का। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन माने कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स में आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है, माने इसके अंदर में बहुत सारी चीजें रहता है, लेकिन इसको जब तोड़ेंगे, तोड़ के ही, इसके निचोड़ के ही इससे रस लिया जाता है। तो इसका हम डिटेल्स में अभी जाएंगे। कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म, हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स हर चीज वहां रहता है, लेकिन बॉडी उसमें से एक एक करके लेगी। उसको कैसे करके लेगी? उसको पहले प्रॉपरली डाइजेस्ट करेगी। कहाँ से डाइजेस्ट होगा? हमारे मुंह से शुरू होगा। दांत पहले चबाएगा, सलेवा आएगा, सलेवा उसको गलाएगा, उसके बाद पेट में जाएगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पूरा डाइजेस्ट करेगी। फिर हमारा जो एंजाइम्स है, लाइपेज वगैरह जो भी एंजाइम्स है वो आएगा,
फिर वो जाके हमारे आंतों में डाइजेस्ट करेगा। तो इस तरह से डाइजेस्ट होने के बाद 2-3 घंटे के बाद ही वो प्रॉपरली अलग अलग हो जाता है, फिर हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब करता है। तो डाइजेशन सिस्टम में हम देखेंगे जैसे, तो डाइजेस्ट में कौन कौन से जो एलिमेंट्स है वो हेल्प करता है, जैसे सलेबा, यानी मुंह में जब लार आते हैं ना, सलेबा, ये जो लार आते हैं ये क्या चीज के लिए आते हैं? ये इसका सबसे पहला काम होता है वो है भोजन में जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उसको कील करता है, ये मारता है। इसीलिए दिखता है कि बच्चों में ज्यादा सलेबा आता है, बच्चों में मुंह में ज्यादा लार क्यों आता है? क्योंकि वो कुछ भी उठा के मुंह में डालता है। तो बॉडी जो है, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी खुद को बचाने का जो अ, कोशिश करता है ना, उसका जो डिफेंस है, डिफेंस माने उसका जो आर्मी है बॉडी का, बॉडी में अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो बॉडी को बचाने का कोशिश करेगा हर तरह से। जैसे आप माने किसी चीज से डर के भागते हैं ना, तो आपका स्पीड तेज हो जाता है, वो बॉडी को बचाने के लिए एक्सटर्नल हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनल हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो निकालेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड से दौड़ाएगा, ये भगाने का कोशिश, मतलब आपको बचाने का कोशिश करेगा। जैसे कुछ चीज आपके ऊपर गिर रहा होगा तो आपके शरीर में इतना ताकत आ जाता है कि आप उसको रोक सकते हैं, उसको ढकेल सकते हैं, है ना, पुश कर सकते हैं उसको। तो अपने शरीर को बचाने के लिए शरीर क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। तो शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है जो डाइजेशन में आता है, सबसे पहला सलाइवा। मुंह में जैसे लार आता है तो ये क्या करता है कि उस भोजन के अंदर में कुछ भी बैक्टीरिया होगा तो उसको मारेगा पहले, सबसे पहले। उसके बाद उस भोजन को गलाने की कोशिश, क्योंकि वो जब तक गलेगा नहीं शरीर में जाएगा तो वो शरीर में क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, डाइजेशन को बिगाड़ देगा, शरीर को डिस्टर्ब करेगा, तो इसको गलाएगा। इसलिए हम मुंह में रख के पूरा पहले भोजन को क्या करते हैं, उसको गलाते हैं, चबाते हैं। ठीक है, तो सलेवा ये सबसे पहले काम करता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में आता है, पूरा गर्म एसिड, एसिड, ये अगर एसिड निकाल के किसी के मुंह में डाल दिया जाए तो उसको मुंह जल जाए, इतना खतरनाक होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना जो बोलते हैं ना तेजाब, तेजाब भी बोलते हैं इसको। सो ये तेजाब होता है हमारे पेट के अंदर में। ठीक है, लेकिन पेट में उसको बचाने के लिए, पेट को डैमेज ना करे, तो पेट में एक तरह का लाइनर होता है। हमने, आप लोगों ने जैसे अगर नॉन वेज है तो आप लोगों ने देखा होगा किसी खसी या किसी बकरे का पेट देखा होगा, तो उसमें कितना मोटा लेयर होता है ना, काला काला टाइप का पूरा लेयर होता है, वो क्या होता है, उसको बचाने के लिए छीलने नहीं देता, उसको डैमेज होने नहीं देता। अगर वो डैमेज हो गया तो फिर अल्सर हो जाएगा। पेट का लाइनर जब डैमेज हो जाता है तो अल्सर हो जाता है। तो वो ना हो तो पेट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, एक लेयर बना लेता है, म्यूकोसा का एक लेयर बना लेता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डैमेज नहीं कर पाता। लेकिन वो धीरे धीरे अगर ऊपर आएगा तो ऊपर के भाग को डैमेज करेगा, फिर ऊपर आएगा तो ऊपर के पाइप में डैमेज करेगा, ये नली में डैमेज करेगा। इसलिए जब हम लोग वॉमिट करते हैं तो वो एसिड भी बाहर निकलते हैं, तो पूरा गर्म होता है ना, नाक से पूरा गर्म निकलता है, मुंह से पूरा गर्म निकलता है, क्यों? वो गर्म चीज है, पूरा हीट है। तो हीट क्या करता है, किसी भी चीज को गलाता है। तो हम जो खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, जो हार्ड सब्सटेंस है, जो दांत में ज्यादा चबाया नहीं हमने, मुंह में चबाया नहीं, वो सॉलिड पेट में चला गया, तो वो पेट उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उसको पचाएगा, तो ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद एमाइलेज पेप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। बाइल एसिड क्या करेगा, बाइल एसिड हमारा लीवर बनाता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर उसको छोड़ेगा, आंतों में चला जाएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत में जाने के बाद उसको फैट को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज एंजाइम ये भी फैट को डाइजेस्ट करेगा, ये दोनों मिलकर फैट को डाइजेस्ट करता है। एक तोड़ता है, एक उसको फिर छोटी छोटी उसको कन्वर्सन करता है, एक तोड़ता है, जैसे बाइल एसिड जो है वो फैट को तोड़ेगा, फिर लाइपेज जो है उसको क्या करेगा, उसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसको बनाएगा, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को बनाता है। सो ये सारे एंजाइम्स हैं, इसको एंजाइम्स या फिर एसिड भी बोलते हैं। मैसेज कौन किया? अच्छा, गुड मॉर्निंग, ओके। तो ये एंजाइम्स है, एंजाइम्स हेल्प करेगा हमारे डाइजेशन में। जैसे किसी का एंजाइम्स अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है, खाना नहीं पच रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर एक दवाई लिख के देता है, एंजाइम्स, एरिस्टोजाइम, डाइजैम, ये सब क्या है, एंजाइम्स। आपका शरीर अच्छा से पचा नहीं पा रहा है, रस नहीं निकाल पा, ये रस है, रस शरीर नहीं निकाल पा रहा है, तो एक्सटर्नली हम लोग मेडिसिन के रूप में ले लेते हैं और उस भोजन को पचाने का कोशिश करते हैं, पचाने में मदद करते हैं। तो ये एंजाइम्स देते हैं, कुछ दिनों के लिए एंजाइम्स देते हैं, कुछ दिन तक एंजाइम्स उसको पचाएगा, फिर जैसे बॉडी अपना आप को रिपेयर कर लेगी, अपने आप को रिपेयर कर लेगी। हमने बताया था मेंटेनेंस बॉडी खुद करता है, कोई दवाई बॉडी का मेंटेनेंस नहीं करता। दवाई जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है खाली, आपका बॉडी उस चीज को नहीं कर पा रहा है जिसके वजह से हमें एक्सटर्नली सपोर्ट लेना पड़ा है। दवाई सिर्फ सपोर्ट है, दवाई बॉडी में जाके रूट कॉज पे काम नहीं करेगी, दवाई एक्सटर्नली सपोर्ट करेगी उस काम को करने में जो बॉडी नहीं कर पा रही।
मान लीजिए किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो शुगर लेवल मेटफॉर्मिन देता है दवाई, तो मेटफॉर्मिन खा लिया, तो क्या करेगा, बॉडी जो है शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है, एक्चुअली नॉर्मली कंट्रोल करना है, तो लेकिन बॉडी खुद नहीं कर पा रही है, बॉडी सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो एक्सटर्नली दवाई लेके उस शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। रूट कॉज पे तो काम नहीं हो रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म को, लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक दवाई खाने पड़ रहा है। तो ये जो दवाई जो है, दवाई का काम सिर्फ यही है, दवाई कोई बीमारी की जगह पर काम नहीं करेगी, सिम्टोम्स के ऊपर काम करेगा। हमेशा याद रखिए, दवाई जो है सिम्टोम्स पे काम करती है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई घाव हुआ, तो कोई मलम लाके लगाते हैं ना, मलम उस घाव को नहीं भरेगा, मलम क्या करेगा, उस घाव को प्रोटेक्ट करेगा बाहर के इन्फेक्शन से, ताकि वो घाव भरना, बड़ा ना हो जाए, फैल ना जाए, यही काम करेगा। वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, एक्सटर्नल प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि वो घाव जो है किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन और ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि हवा में तो पूरा बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया आके उस पर, उसको इन्फेक्शन और बढ़ा ना दे। तो उसके लिए हम लोग मलहम लगाते हैं, या बैंडेज लगाते हैं, या बैंडेड लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन जो घाव भरने का जो मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर में, बॉडी खुद करेगी, खुद करेगी, उसको अंदर से भर के लाएगी, अंदर से नए चमड़े ले आएगी। ठीक है, तो दवाई जो है ना, वो बीमारी पर एग्जैक्टली बीमारी पे जाके ही काम करेगी, ऐसा मिथ है, लोगों का ये मिथ है। दवाई सिर्फ सिम्टम्स को किल करेगी। आपका बॉडी, आपका लीवर, आपका पेट खाना को नहीं पचा पा रहे, क्योंकि एंजाइम्स नहीं निकाल, हमने एंजाइम्स बोला ना, एंजाइम्स नहीं निकाल पा रहा है, बॉडी एक सीक्रेट नहीं कर पा रहा है। तो बॉडी अगर सीक्रेट नहीं पर, हमें तो एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ेगा, खाना तो पचाना है, खाना नहीं पचाएगा तो शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, शरीर और कमजोर होता जाएगा। तो हम एक्सटर्नल सपोर्ट ले लेते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स ले लेते हैं, और उस एंजाइम, वो एंजाइम जाकर अभी का जो खाना खाया ना, क्योंकि खाना खाने के बाद एंजाइम्स लेते हैं, तो अभी जो खाना खाया उसको कैसे पचाएंगे, अभी एंजाइम्स आएगा, वो एंजाइम्स पचाएगा उसको। तो बॉडी को क्या मिला, रेस्ट। उससे क्या हुआ, बॉडी को बर्डन नहीं पड़ा, एक्सटर्नल सपोर्ट आ गया। तो एक्सटर्नल सपोर्ट आ गया, तो एक्सटर्नल सपोर्ट उसको काम कर रहा है, तो बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, तो जब बॉडी को रेस्ट मिलता है, तो बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, बस यही है। मेडिकल साइंस यही है, मेडिकल साइंस ने यही आविष्कार किया है, यही आविष्कार किया है कि बॉडी यदि कुछ काम नहीं कर पा रही है, सक्षम नहीं है, तो उसको एक्सटर्नल सपोर्ट दे दो दवाई के रूप में, दवाई के रूप में सिर्फ एक्सटर्नल। इसीलिए तो 2 दिन 3 दिन या 7 दिन या 5 दिन के लिए ही दवाई दिया जाता है, इसको ज्यादा लंबे समय तक खाना उचित नहीं है। तो इस तरह का इंजाइम्स लेकर भी हम लोग डाइजेशन को कुछ दिनों के लिए ठीक कर सकते हैं, ताकि बॉडी अपना मैकेनिज्म को रीबिल्ड करे, रिकवर करे। तो सलाह में ये सब इंजाइम्स जो है वो बॉडी में बनता है क्या चीज से, प्रोटीन से बनता है। जितने भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो बॉडी में बनता है वो प्रोटीन का बनता है। सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो बॉडी में बनता है, हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो कल का सेशन में जाएंगे, कल का सेशन में हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटीन से बनता है ये सारी चीज, बॉडी में जो भी चीजें बनती है, जैसे बॉडी बनता है, बॉडी क्या से बनता है, प्रोटीन से बनता है, हमारी हड्डी, हमारे मांस, हमारे जो भी चीजें हैं, वो सब सारा सारा जो है प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं इसको, है ना। तो डाइजेशन क्या हुआ, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म, ये डाइजेशन हुआ। जो भी चीजें हम लोग खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन के लिए खाते हैं, ये प्रॉपर जाएगा बॉडी में, डाइजेस्ट होगा, तभी ये बॉडी में यूज होगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। है तो तीनों ही इंपॉर्टेंट, बट एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमने जब भात खाया, रोटी खाई, मक्की खाई या चने खाए, कुछ भी खाए, है ना, सत्तू खाए, तो ये जाने के बाद शरीर में जाने के बाद, ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, तो ये डाइजेस्ट होने के बाद बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि शुगर, शुगर बनता है ये। भात खाया तो भात क्या बनेगा, शुगर बनेगा, इसलिए बोलते हैं शुगर वाले पेशेंट को भात कम खाया करें, रोटी कम खाया करें, क्योंकि ये डायरेक्ट शुगर बनेगा, तो शुगर उसका बढ़ता बढ़ा ही रहेगा। तो शुगर बनेगा, शुगर क्या है, हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, वो सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट से। अगर हम भात नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, शुगर नहीं मिलेगा, शुगर नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। शुगर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, जो खेलकूद करते रहते हैं, तो वो फटाफट बनाना, केला वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि केला में शुगर होता है ना, फ्रुक्टोस होता है, तो वो शुगर जल्दी से शरीर में क्या करेगा, एनर्जी देगा। तो एनर्जी जब लॉस होता है, तो कोई के ग्लूकोज पाउडर भी खा लेते हैं। ग्लूकोज पाउडर हम लोगों ने खाया होगा, आपने भी खाया होगा, मैंने भी खाया है। जब शरीर में एनर्जी नहीं होता तो हम लोग ग्लूकोज पाउडर खा लेते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है।
कोई कोई चॉकलेट खा लेता है, चॉकलेट खाने के बाद भी इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली हमने क्या खाया, शुगर खाया, चीनी खाया। सो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इंस्टेंट बॉडी में जाता है और इंस्टेंटली ये काम में लग जाता है। और ये हमारे स्टोर होता है कहाँ पे, लीवर में। लीवर इज अ स्टोरेज हाउस, स्टोर ऑर्गेन। तो लीवर में स्टोर होता है। लीवर ही आपको कितना एनर्जी चाहिए उस हिसाब से लीवर छोड़ता है ब्लड में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से शुरू होता है, माउथ, मुख से हमारा स्टार्ट होता है डाइजेशन होना, और पेट में जाके ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। आंतों में इसका डाइजेशन नहीं होता, आंतों में प्रोटीन या फैट का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये दो चीज होता है इसके अंदर, दो कंपोनेंट होता है, एक होता है शुगर, एक होता है फाइबर। कार्बोहाइड्रेट के अंदर में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके अंदर में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है शुगर, शुगर बनता है, और एक होता है फाइबर, फाइबर उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, शुगर को बाहर होने नहीं। जैसे चावल होगा ना, चावल के दाने में अंदर में क्या होता है, उसको पीसेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा, क्या बोलते हैं, आटा निकलेगा। उसको पीसेंगे तो चावल का आटा होता है, तो आटा निकलेगा। तो वो आटा कहाँ से निकला, आटा ऐसे भी निकल सकता था, लेकिन उसको आटा को नहीं निकलने देने के लिए उसमें फाइबर ने उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है कि वो बाहर ना निकले। तो जैसे सीरियल्स, ग्रेन्स हुआ, राइस हुआ, व्हीट हुआ, यहाँ से निकलता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये शुगर और फाइबर के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले शुगर के बारे में जानेंगे। शुगर जो है, जो कार्बोहाइड्रेट जो है, वो जो है तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ये थोड़ा सा जान ले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए रखना जरूरी है। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स बोल के ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का पार्ट है। सो मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, मोनो माने होता है मेडिकल में, लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मोनो का माने होता है सिंगल, एक। डाई का माने होता है दो, और पोली का माने होता है मैक्सिमम, यानी तीन या चार या पांच या छह या सात या बहुत सारे। पोली, पोली माने होता है बहुत सारे, डाई माने होता है दो, और मोनो माने होता है एक। हम लोगों ने एक कॉमन वर्ड सुना होगा कि मोनोपोली, ये मोनोपोली करता है, ऐसा बोल के हम लोग सुना है ना वर्ड। तो मोनोपोली यहीं से आया है। मोनो माने एक, पोली माने बहुत सारी, माने मन चाहा एक किया, दो किया, 10 किया, जो चाहा मन चाहा वो किया, यानी मोनोपोली, जिसको बोलते हैं मोनोपोली। ये मोनोपोली करता है, तो माने मन चाहा जो भी चाहे वो कर लेता है। तो मोनो माने सिंगल, डाई माने दो, पोली माने बहुत सारे, अनेक। तो इसके अंदर में क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये तीन कंपोनेंट होता है। तो मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज, ग्लूकोज माने एक सिंगल सेक्राइड्स होते हैं इसके अंदर, सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं, सेक्राइड्स माने मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूल सिंगल होता है। ग्लूकोज यानी ग्लूकोज खाते ही इंस्टेंट एनर्जी आता है। सुक्रोज, सुक्रोज में दो दो मॉलिक्यूल होते हैं। और स्टार्च, स्टार्च यानी मांड जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे सेक्राइड्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स में फ्रक्टोस भी आता है। फ्रक्टोस यानी जो फलों के रस होते हैं, जो फल से आते हैं। हम लोग अगर मान लीजिए कोई फल खा लिया, एक सेब खा लिया, तो इस सेब के अंदर में जो मीठापन है, हर चीज में कुछ ना कुछ मीठापन होता है, उसको ग्लूकोज बोलते हैं। उसी को तो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, उसी को शुगर बोलते हैं। हर चीज, आप सेब खाएंगे एक मीठापन आएगा। आप एक मक्की का दाना खा लीजिए, उसमें भी एक मीठापन आएगा। एक चावल का दाना खाइए, उसमें भी एक मीठापन आएगा। वो जो मीठापन है ना, वही ग्लूकोज है, वही कार्बोहाइड्रेट है, वही शुगर है। वो हर चीज में मिलेगा। आप कुछ भी खाइए, एक मीठापन रस आएगा आपके, टेस्ट आएगा। क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो टेस्ट बर्ड्स छान लेगा, उसमें कुछ मीठा है, कोई ज्यादा मीठा होगा, कोई कम मीठा होगा, कुछ का मीठापन अलग से टेस्ट आएगा। तो ये मीठापन जो है, स्वीटनेस जो है, जो स्वीटनर होता है उसके अंदर में पार्टिकल्स, उसी को बोलते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या शुगर। तो ये शुगर जो है अलग अलग होता है, ग्लूकोज अलग होता है, फ्रुक्टोस अलग होता है, सुक्रोज अलग होता है, लैक्टोज अलग होता है। लैक्टोज यानी कि जो दूध से मीठापन आता है उसको लैक्टोज बोलते हैं। दूध में जो मीठापन होता है ना, दूध जब पीते हैं तो एक मीठापन सा रस आएगा आपके टेस्ट में, होगा, जीभ में टेस्ट लगेगा, वो बोलते हैं लैक्टोज, उसको लैक्टोज बोलते हैं। इसलिए बच्चों को क्या खिलाया जाता है, लैक्टोजन। लैक्टोजन का डब्बा आता है, तो वो क्या हो गया, दूध का मीठापन हो गया, दूध का ग्लूकोज हो गया, दूध का शुगर। गैलेक्टोज होता है, माल्टोज होता है, सेल्यूलोज होता है, ये अलग अलग ग्लूकोज होते हैं। ये सारी चीजें हमें एनर्जी देगी। अगर हमें कोई फल खाएंगे, वो फल का जो रस होगा वो हमें एनर्जी देगा। अगर हम कोई शुगर केन यानी ईख जो होता है उसका रस पियेंगे, तो उसको वो भी हमें क्या देगा, सुक्रोज देगा, वो भी हमें एनर्जी देगा। तो जब भी एनर्जी चाहिए, कोई मीठा चीज खाइए। इसका माने होगा, जो भी आपको एनर्जी चाहिए, आप कोई मीठा चीज खाइए, आपको एनर्जी
मिल जाएगा। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, देखिए ग्लूकोज जो है हमको इंस्टेंट एनर्जी देगा, अगर चीनी खाएंगे तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। फ्रुक्टोज जो है फ्रूट से आता है, फलों के जो रस होते हैं, मीठापन जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। फ्रूट्स में ग्लूकोज नहीं होता। इसलिए जब डायबिटीज वाले जब फल खाते हैं तो उनका शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होता है। ठीक है, जो डायबिटीज वाले शुगर लेवल खाते हैं, लेकिन कुछ कुछ फल जो होते हैं उसमें ज्यादा ग्लूकोज भी पाए जाते हैं। फ्रक्टोज के साथ साथ उसमें ग्लूकोज भी पाए जाते हैं, तो कुछ कुछ फलों से उनको शुगर लेवल बढ़ सकता है, लेकिन कुछ कुछ फल जो है उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगी। गैलेक्टोज जो है वो फ्रूट जूस होता है, यानी फलों से अगर निचोड़ के पीस के हम अगर रस निकालें, जैसे शुगर केन का रस निकाल के पीते हैं ना, तो वो क्या होता है, गैलेक्टोज होता है वो। उसको गैलेक्टोज बोलते हैं। उसमें जो ग्लूकोज होता है वो गैलेक्टोज होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें जो शुगर होता है वो फ्रूट जूस में वो गैलेक्टोज होता है। डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज क्या होता है, जो सलाइन पानी लगाता है ना, जो बीमार होते हैं तो उसको पानी चढ़ाया जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं उसको पानी चढ़ाते हैं, तो किस में क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। वो भी ग्लूकोज होता है, लेकिन उसमें उसका नाम देखा जाता है डेक्सट्रोज। क्या होता है उसमें, वो इंस्टेंट एनर्जी देगा डेक्सट्रोज। वो चढ़ाएगा, चढ़ाने के साथ साथ में उसको 3 बोतल 2 बोतल होने के साथ में वो खड़ा होने लगेगा, वो सोया हुआ पेशेंट भी खड़ा होने लगेगा। हनी, हनी तो क्या है, वो तो शहद जो है वो तो फलों के फूलों के रस से आता है, बनता है, तो वो भी फ्रुक्टोस है। शुगर केन अगर खाएंगे तो उसमें फ्रक्टोस मिलेगा, लेकिन शुगर केन का जूस खाएंगे तो उसको फिर गैलेक्टोज मिलेगा। सबसे ज्यादा मीठा जो होता है वो होता है फ्रूट का जूस, यानी फ्रक्टोस। ग्लूकोज, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस में सबसे मीठा जो होता है वो होता है फ्रक्टोस, मीठा, सबसे ज्यादा मीठा। ठीक है, अब लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज में क्या होता है, ये देखिए लैक्टोज क्या है, ये होता है इसके अंदर में ग्लूकोज भी होता है, और इसमें क्योंकि ये डाइसैकेराइड्स है, वो मोनोसैकेराइड्स था, ये डाइसैकेराइड्स है, तो डाइसैकेराइड्स में एक ग्लूकोज होगा और एक गैलेक्टोज होगा। तो ये मिल्क शुगर में होता है। मिल्क शुगर मैंने दूध के अंदर में जो शुगर होता है, जो मीठापन होता है, वो होता है लैक्टोज। ठीक है, दूध के अंदर में जो मीठापन होता है, जो स्वीटनेस होता है, वो लैक्टोज बोलते हैं उसको। है वो ग्लूकोज ही, बट वो लैक्टोज है, उसमें ग्लूकोज भी है और गैलेक्टोज भी है, दो मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इसको डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीजों से मिलकर बनता है सुक्रोज। ग्लूकोज भी होता है उसमें, उसमें फ्रक्टोज भी होता है, और ये आता है शुगर केन जूस में। शुगर केन जूस जब आप खाएंगे, उसमें जो मीठापन रहेगा वो डाइसैकेराइड्स है, तो वो सुक्रोज है, यानी कि उसमें फ्रक्टोज यानी फलों के रस भी है और ग्लूकोज भी है। इसलिए शुगर केन जूस जो है अवॉइड किया जाता है शुगर पेशेंट को। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है। मिल्क शुगर यानी कि लैक्टोज भी शुगर पेशेंट को अवॉइड किया जाता है। शुगर पेशेंट को बोलते हैं कि आप दूध मत पियो, दूध पीना उनके लिए हानिकारक है शुगर पेशेंट को। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में ग्लूकोज भी है और गैलेक्टोज, क्योंकि वो डाइसैकेराइड्स है। मिल्क शुगर जो है वो डाइसैकेराइड्स है, इसलिए शुगर पेशेंट को ये डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स से बचना है। वो क्या खा सकते हैं, ये शुरू में था क्या, ये ये जो सिंगल है, इसमें फ्रक्टोज, सिर्फ फ्रक्टोज अगर होगा किसी फल में तो वो खा सकता है फ्रक्टोज। ठीक है ना, शुगर पेशेंट वाले फ्रक्टोज खा सकते हैं, बट वो लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये तीन चीज को, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को, उसको अवॉइड करना है। माल्टोज में टेबल शुगर यानी जो हम चाय में जो चीनी डालते हैं वो तो शुगर केन का ही बनता है, तो उसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है, वो डाइसैकेराइड्स होता है। माल्टोज, माल्टोज बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है इसमें। जैसे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में भी शुगर ज्यादा होता है, मीठा होता है, जो अगर आप खाएंगे ये क्या, काजू, काजू खाएंगे तो उसमें मीठा सा रस आएगा, है ना। बादाम खाएंगे तो उसमें भी मीठा सा रस आएगा, ड्राई फ्रूट्स होता है, लेकिन ड्राई फ्रूट शुगर पेशेंट खा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज ही ग्लूकोज रहता है, बट ये शुगर लेवल को उतना हाई नहीं करता, क्योंकि इसमें अंदर में होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर। प्रोटीन और फाइबर ही शुगर पेशेंट की डाइट है। शुगर पेशेंट की डाइट है प्रोटीन और फाइबर, इसलिए वो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, इसके अंदर में प्रोटीन और ड्राई, ये शुगर कम होता है बट प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होता है, तो वो खा सकते हैं। रेजिन्स यानी किशमिश, आलमंड्स, काजू, ये सब में माल्टोस होता है। और पॉलीसैकेराइड्स क्या है,
सेल्यूलस, सेल्यूलोज, ये जो पॉलीसेकेराइड्स है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज अवेलेबल इन हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जितने भी हार्ड पार्ट यानी तने, तने जो होते हैं ना प्लांट के, उसमें सेल्यूलोज होता है। उस अगर आप किसी तने को चबाएंगे थोड़ा देर के लिए, उसमें से एक मीठा रस निकलेगा जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज। वो पॉलीसेकेराइड्स होता है, माने बहुत सारे उसमें ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। तो वो हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एनिमल डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर में एक ऑर्गेन होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिस, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये बड़ी आंत के जो असेंडिंग वाले फॉर्म, असेंडिंग वाले जो पार्ट्स होते हैं उसके नीचे में एक अपेंडिक्स रहता है, जहां पे बड़ी आंत और छोटी आंत का मिलन होता है, उसके बाहर में एक अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स जो है ये हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट को पचाने का काम करते हैं, बट हमारा जो अपेंडिक्स है वो काम नहीं करता, कैन नॉट फंक्शन फॉर डाइजेशन। इसीलिए हम किसी भी प्लांट के हार्ड पार्ट को, तने को नहीं खा सकते। जड़ खाते हैं। जड़ माने जो आलू हो गया, ये भी एक जड़ है। कंदा हुआ, ये भी एक जड़ है, वो खा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर में वो नरम होता है, नरम चीज हम खा सकते हैं। लेकिन हार्ड पार्ट यानी तने का जो तना होता है प्लांट, किसी भी प्लांट का हम तना नहीं खाते हैं, ठीक है? वो खा ही नहीं सकते। एक सजना बोल के एक आता है ना, जो सब्जी आता है सजना, उसको क्या करते हैं, चबाते 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 फिर उसका जो है, जो रेशा रहता है उसको हम निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, उसका फिर रस खाते हैं। जो रेशा होता है वो हम निगलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पचाया जा सकता। अगर उसको पचाने की कोशिश करेगा तो अपेंडाइटिस होगा। अपेंडिक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और अपेंडिक्स में वो चला जाता है। वो हार्ड पार्ट वो जो है वो अपेंडिक्स के अंदर में चला जाएगा, जिससे अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होगा, फूलेगा, स्वेलिंग होगा और अपेंडाइटिस होगा, और उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ह्यूमन का अपेंडिक्स काम नहीं करता है, जबकि एनिमल्स का अपेंडिक्स काम करता है। वो डाइजेशन में मदद करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स तो दिखाएगा, बट इट इज डीएक्टिवेट, वो काम नहीं करेगा। लेकिन एनिमल्स का जो है अपेंडिक्स है वो काम करता है। इसलिए एनिमल्स जो है पत्ते भी खा लेते हैं, तने भी खा लेते हैं। देखा होगा आपने, गाय जो है वो पूरा पत्ता के साथ तने भी खा लेता है। घास में जो तना होता है, घास में भी तना होता है, तो घास पूरा खा लेता है बकरी। क्यों? क्योंकि उसका अपेंडिक्स काम करता है। ह्यूमन को ये सब सारी चीजें, हार्ड चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए। इसलिए कोई भी सब्जी अगर खाएंगे तो उसका हार्ड पार्ट हम लोग फेंक देते हैं। हार्ड पार्ट जैसे कोई कुमड़ा का अगर हम लोग साग ले आते हैं ना, तो उसका पत्ती पत्ती नरम नरम चीज जो है वो उसके उसी को पकाते हैं। जो कड़ा होता है, जो हार्ड जो होता है, उसको हम फेंक देते हैं, ये तो लकड़ी है बोल के हम लोग फेंक देते हैं। लकड़ी वाला पार्ट जो होता है ना, माने हार्ड जो होता है, थोड़ा सा टूटता नहीं है, बैंड होता है, वो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का साइंस क्या है कि हम लोग हार्ड पार्ट को नहीं पचा पाएंगे। अगर हम जबरदस्ती खाने की कोशिश करेंगे तो अपेंडाइटिस होने का खतरा है। स्टार्च यानी कि मंड, मंड, मंड किसको बोलते हैं? जब हम लोग भात पकाते हैं तो उसमें से जो पानी का घोला निकलता है, मोटा सा घोला निकलता है ना, जिसको कोई कोई लोग फेंक भी देते हैं, तो उसको मंड बोलते हैं। वो सबसे ज्यादा स्टार्च होता है, वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स है। तो अवेलेबल इन राइस, पोटैटो, टोमेटो, मेज, बाजरा, इन सब में मांड होता है। अगर हम किसी सब्जी में आलू को, जैसे आलू का दाल बनाते हैं तो आलू को क्या करते हैं, पूरा पीस देते हैं ना, दाल में पूरा पीस देते हैं, तो दाल क्या होता था, घना पूरा मोटा हो जाता है ना, थिकनेस हो जाता है उसका। तो क्या हो गया, वो मांड के कारण हो गया। टोमेटो अगर सब्जी में डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा टोमेटो डालेंगे, तो क्या होता है, सब्जी का जो रस होता है वो क्या होता है, घना हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मांड होता है। तो मंड होता है इन सारी चीजों में, राइस में होता है, आटे में भी होता है, व्हीट में, आटे आटा में भी होगा। तो ये मंड बोलते हैं इसको, स्टार्च। तो जब भी हम लोग भात खाते हैं तो जो स्टार्च है जो मुंह में पसता है, मुंह में, यानी भात जब हम चपाते चपाते रहेंगे तो हमारा जो सलाइवा है जो स्टार्च को पचाएगा, स्टार्च को। अब कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, रिक्वायरमेंट क्या है? आरडीए। आरडीए माने रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। ये एक संस्था है इंडिया का, जो भी डाइट कौन सी चीज किसको कितनी मात्रा में खानी चाहिए ये रिकमेंड करता है, ये संस्था रिकमेंड करता है। इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा आप, आरडीए। आरडीए का पूरा फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। ये लिखिएगा आप लोग, लिख के रखिए।
कैसे लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। recommended, RECOMMENDED, recommended dietary, DERY, dietary allowance, allowance, recommended dietary allowance, ये है इसका पूरा फॉर्म, RDA। सो कौन सी चीज कार्बोहाइड्रेट कितनी खाने हैं हमें, फैट कितना खाना है, प्रोटीन कितना है खाना है, कैलोरी कितना लेना है, विटामिन कितनी लेनी चाहिए पर डे, ये सारी चीजें आरडीए रिकमेंड करते हैं। हर एक प्रोडक्ट में आरडीए का रिकमेंडेशन रहता है। आप देखेंगे हर एक चीज जो आप खाएंगे, कोई भी चीज, अगर आप मैगी खाएंगे या फिर कोई खाने की वस्तु होगी, डब्बे वगैरह होंगे, ये जो इस तरह से आएगा, डब्बे में ऐसे लिखा रहेगा, है ना, डब्बे में ऐसे लिखा रहेगा, ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू लिखा रहेगा, ये सब सारा चीज कौन करता है, आरडीए करता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। ठीक है। सो इसको मैं बंद कर दिया। अभी हम जाते हैं आगे। तो कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, कम से कम 45% से 65%, यानी 45% टू 65% जो है पर डे एक आदमी को, नॉर्मल आदमी को लेने चाहिए। अगर जो हार्ड वर्कर है उसको सबसे ज्यादा, इसको इससे भी ज्यादा लेना चाहिए। 65% जो है वो हार्ड वर्कर के लिए, 45% जो है वो जो हार्ड वर्कर नहीं है। लेकिन हम लोग का क्या डाइट है, हम लोग हार्ड वर्कर भी उतना ही खा रहे हैं, नॉर्मल आदमी भी उतना ही खा रहे हैं, जिससे क्या होता है, नॉर्मल हार्ड वर्कर तो अपना फैट को डाइजेस्ट कर लेता है, अपना फैट को बर्न कर लेता है, अपना एनर्जी को बर्न कर लेता है, क्योंकि ये एनर्जी है, हमने लिया और हमने उसको यूज नहीं किया तो बॉडी में स्टोर हो जाता है। कैसे स्टोर हो जाएगा, एज ए फैट। बॉडी में कुछ भी चीज स्टोर होगा वो एज ए फैट ही होगा, एज ए फैट। हमारा लीवर उसको फैट में कन्वर्ट करेगी, फिर बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर कर देगा, पेट में स्टोर करेगा, हाथ में स्टोर करेगा, गले में स्टोर करेगा, कहीं ना कहीं वो स्टोर कर देता है। ठीक है। अब अगर हमने खाया, हमने उसको बर्न नहीं किया, यूज नहीं किया, तो ये स्टोर हो जाता है। इसलिए ज्यादा भात खाने से भी आदमी मोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसने यूज नहीं किया। 2000 कैलोरी इन अ डे ले सकते हैं आप, उसमें से एक दिन का रिक्वायरमेंट कैलोरी है 2000, 2000 कैलोरी एक दिन का रिक्वायरमेंट है। उसमें से 900 से 1300 जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लेनी होगी, यानी कि भात रोटी से लेनी होगी। जो अन्न खाएंगे, अन्न, उससे लेना होगा हमें 900 से 1300, यानी 45 टू 65%। यानी कि हम जो खाना खाते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा पोर्शन क्या रहता है, भात और रोटी रहता है, दाल थोड़ा रहता है, उसके बाद सब्जी रहता है। तो 45 टू 65% हम क्या खाएं, भात और रोटी खाएं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, 4.5 कैलोरी होता है। ये कैलकुलेशन है। 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम आप चावल खाएंगे, 1 ग्राम भात खाएंगे तो आपको 4.5 कैलोरी मिलेगा। इसका मतलब हमको कम से कम 150 से 200 ग्राम, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है। मिनिमम कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है 130 ग्राम। हर एक इंसान को मिनिमम कम से कम 130 ग्राम चावल तो खानी चाहिए। 130 ग्राम चावल या भात तो दिन में 2 मील खाए या 3 मील खाए, दिन भर में कम से कम 130 ग्राम अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर मेल न्यूट्रिशन होगा, उसका बॉडी वेट 3 हो जाएगा, पतले हो जाएंगे, बॉडी वेट वो घट जाएगा उसका। बॉडी वेट के हिसाब से 6 से 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से खाना चाहिए। 70 केजी का पर्सन है, मान लीजिए 70 केजी का कोई आदमी है, तो उसको 420 ग्राम, यानी 600 ग्राम, 420 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, अगर वो फिजिकली एक्टिवेट है तो। फिजिकली एक्टिवेट है तो उसको 420 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक उसको कार्बोहाइड्रेट खानी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 130 ग्राम। मैक्सिमम कितना है, 600 ग्राम। ठीक है। यानी अगर हम 2 मील खाएंगे तो 200 200 करके 400 ग्राम खाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल आदमी के लिए हो जाएगा। 2000 कैलोरी माने 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक टाइम में। ठीक है, या सॉरी, एक टाइम में नहीं, 2 टाइम में। 250 किलो कार्बोहाइड्रेट, यानी आप 2 टाइम में खाइए या 4 टाइम में खाइए, किसी भी टाइम में खाइए, 2 टाइम में खाइए या 4 टाइम में खाइए, कम से कम 250 किलो। वन, एक ग्राम बराबर कितना होता है, 4.5। तो 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 4.5 कीजिए तो 2000 कैलोरी होगा। ठीक है। तो 250 किलोग्राम, सॉरी ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट खानी चाहिए। उसको 2 टाइम में खाइए, 120 120 125 125 करके खाइए, या 60 टाइम में खाइए, छोटा छोटा करके। फाइबर के बारे में देखते हैं अभी। फाइबर क्या है, फाइबर इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फाइबर,
फाइबर इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है, यानी कि हमारे जो चावल खाते हैं, जो गेहूं खाते हैं, उसमें फाइबर भी रहता है। शुगर तो रहता ही, ग्लूकोज तो रहता ही है, बस उसमें फाइबर भी रहता है। फाइबर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, इट कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय द बॉडी। इसका माइक ऑन है। फाइबर जो है वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, तो फिर इसका क्या काम है? फाइबर कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। इसका काम होता है, अलग से दिखाएंगे अभी। इट हेल्प्स इन क्लींजिंग आवर एंटायर एलिमेंट्री कैनल, हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे यहाँ से लेकर, मुंह से लेकर हमारे एनस तक, एनस मल द्वार तक, मुंह से लेकर मल द्वार तक को सफाई करने का काम करेगी फाइबर। अब जितना फाइबर खाएंगे उतना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहेगा। जितना ज्यादा फाइबर खाएंगे उतना ज्यादा, जितना डाइट में हमारा फाइबर होगा ना, उतना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम साफ रहेगा, सफा, ये झाड़ू का काम करेगी, झाड़ू, झाड़ू। ठीक है। तो फाइबर जो है वो झाड़ू करेगी, और बाकी चीज जो है सफाई करेगी, वो सफाई, क्लीनिंग। इसलिए जब हम फ्रूट फाइबर खाते हैं तो क्या करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को क्लीन करेगी, इसके अंदर में फाइबर है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट आवर कॉन्स्टिपेशन एंड हेमोराइड्स। फाइबर क्या करेगी, हमारे जो बीमारी है तो है कॉन्स्टिपेशन, ये होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये झाड़ू का काम करेगी, ये जमा होने नहीं देगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? जब स्टूल जमा होता है, स्टूल जब जमा होता है तो उससे वाटर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी पूरा सोख लेते हैं, तो हार्ड हो जाता है। तो हार्ड, स्टूल का हार्ड होना ही तो कॉन्स्टिपेशन है। गंदगी जब जमा होता है, बॉवल मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो दिस तो टॉयलेट जो है रुक रुक के आता है, या फिर ढेला बन के आता है, हार्ड बन के आता है, यही तो कॉन्स्टिपेशन है। तो उसी कॉन्स्टिपेशन के बदौलत क्या होता है, हेमोरेड्स होता है, पाइल्स होता है। पाइल्स क्या है? पाइल्स कोई बीमारी नहीं है। पाइल्स तो है एक इफेक्ट, इन्फेक्शन बोलते हैं, एक इन्फ्लामेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही पाइल्स होता है। लॉन्ग टर्म में जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो जो हार्ड स्टूल है, जो अंदर के लाइनर को डैमेज कर देता है, छील देता है, जो मल द्वार होते हैं उसको छील देता है। छीलने के बाद वहां से ब्लड निकलेगा, तो वही हो गया हेमोरेड्स, वहां के नसों को बाहर निकाल देगा, वही हो रहा है हेमोरेड्स, उसी को बोलते हैं आदमी लोग पाइल्स। तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह होता है। तो अगर फाइबर हम लोग इंटेक ज्यादा करेंगे तो ये क्लीन करेगा, जमा होने नहीं देगा स्टूल को, हमारे आंतों को साफ कर रखेगा। तो इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को क्या करते हैं, फाइबर वाले सप्लीमेंट देते हैं, उसको बोलते हैं फाइबर वाला ज्यादा खाना खाओ। हेल्प्स इन शुगर कंट्रोल एंड वेट मैनेजमेंट, इससे क्या होता है, फाइबर से शुगर भी कंट्रोल होता है, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट को फाइबर वाले खाना ही ज्यादा खाना है। फाइबर क्या करेगा, शुगर को एक साथ में स्ट्रीम होने नहीं देगा ब्लड में, वो रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉपलेट्स के हिसाब में वो भेजेगा। फाइबर कंट्रोल करता है, इस तरह से कंट्रोल करता है। शुगर वाले पेशेंट अगर फाइबर वाले डाइट खाएंगे तो फाइबर क्या करेगा, शुगर को ड्रॉपलेट्स के हिसाब में ब्लड में फेंकेगा, छोड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा। तो इससे क्या होता है, एक साथ में शुगर स्पाइक नहीं होता। तो वेट मैनेजमेंट में काम आएगा। वेट मैनेजमेंट क्यों आएगा? क्योंकि ये फाइबर खाने से क्या होता है, इसमें तो फैट होता नहीं है, तो फैट को भी ये घटाने का काम करेगी। फैट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, फैट बर्निंग में ये हेल्प करेगा। ये सफाई करेगा, आंतों को सफाई करेगा, तो इससे क्या होगा, फैट एब्जॉर्ब कम होगा। तो फैट को भी ये क्या करेगा, वेट मैनेजमेंट में फाइबर बहुत हेल्प करता है, स्पेशली शुगर पेशेंट को तो बहुत हेल्प करता है। सोर्सेस, इसका सोर्स क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी फल खाएंगे तो इसमें फाइबर, जैसे हम लोग फल खाएंगे, फल एज ए होल खाएंगे तो इसमें फाइबर मिलेगा। फल को अगर हम जूस के फॉर्म में खाएंगे तो फाइबर नहीं मिलेगा। फल को अगर हम पीस के रस निकाल के खाएंगे तो उसमें फाइबर नहीं मिलेगा। तो फाइबर अगर चाहिए तो फलों को एज ए होल खाना होगा, जैसा है वैसा ही काट के खाना होगा। वेजिटेबल्स यानी कि सलाद्स, सलाद अगर खाएंगे तो सलाद क्या करके, हम काट के धो के उसको काट के ही खाएंगे। तो काट के खाएंगे तो सलाद में भी बहुत ज्यादा फाइबर मिलेगा। सीड्स एंड नट्स, जितने भी सीड्स होते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड हुआ, चिया सीड हुआ, ये सारे सीड्स में फाइबर होता है, क्योंकि इसके अंदर में एक लेयर होता है, जो अंदर के जो आटा होता है, अंदर के जो फ्लोर होता है, उसको बाहर नहीं निकल देता, प्रोटेक्ट करके रखता है ना, वही फाइबर होता है। प्रोटेक्ट, चावल को प्रोटेक्ट करके रखता है, दाल को, गेहूं को प्रोटेक्ट करके रखता है, दाल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ड्राई फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, फाइबर ही प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके अंदर में बाहर में एक फाइबर का लेयर होता है। तो वो फाइबर, उसको हम खाएंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा फाइबर मिलेगा। लेकिन सीड्स और नट्स को खाने के लिए उसको भिगोना पड़ेगा। भिगोएंगे 6 से 7 घंटा, 8 घंटा भिगोने से उसका फाइबर जो है वहां से
फूल जाता है, वो फूल जाता है, फाइबर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और फाइबर जो है यूजेबल फॉर्म में आ जाता है, तो वो फाइबर हमको यूज होगा। लेकिन अगर सीड्स एंड नट्स को हम भिगो के नहीं खाएंगे तो फाइबर हमारे शरीर में नहीं आएगा, तो इससे गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो सीड्स और नट्स को कभी भी ड्राई नहीं खाना चाहिए। जब मान लीजिए काजू है, काजू अगर आपको खाना है तो कम से कम 6 से 8 घंटा भिगोना होगा। 6 घंटा अगर भिगोएंगे तो काजू जो पानी जाने के बाद वो अंदर में क्या होगा, वो बाहर का जो एक तो चिकनाई लेयर रहता है वो निकल जाएगा पानी, उसके बाद वो उसका जो फाइबर जो होता है ना वो यूजेबल हो जाता है। तो ये डाइजेस्ट होने में शरीर में जो उसको पचाने में शरीर को मदद मिलेगा। फाइबर टूट गया तो पचाने में मदद मिलेगा, फाइबर सॉफ्ट हो जाता है तो पचाने में मदद मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही खा लेते हैं तो गैस हो, जो लोग गैस का पेशेंट हैं, जिसको गैस का इशू है, वो लोग सीड्स एंड नट्स को कभी भी ड्राई ना खाएं। भिगो कर खाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। ब्राउन राइस, लाल चावल जो होता है ना, ब्राउन कलर का जो चावल होता है जो महंगा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ब्राउन राइस, शुगर पेशेंट वाले ब्राउन राइस खाएं। शुगर पेशेंट वाले अगर ब्राउन राइस खाते हैं तो उसके अंदर में फाइबर ज्यादा होता है, तो वो शुगर को ड्रॉपलेट्स के हिसाब में भेजेगा, तो इससे शुगर भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा, मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगा। डेली इंटेक 25 से 35 ग्राम हमको फाइबर डेली लेना है। इसका माने हमें सलाद डेली खानी है, डेली फल खाने हैं, तो डेली सीड्स एंड नट्स खाने हैं, तब जाके हमको फाइबर मिलेगा। टू टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं, सोल्यूबल फाइबर होता है एक, और एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर। ये क्या है? सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल माने जो पानी में घुला हुआ है, पानी के अंदर में मिक्स है। जैसे फल, अगर हम फल खाएंगे तो इसमें पानी भी तो है, इसका रस है तो इसका माने पानी है। तो जो फलों में और सब्जियों में जो फाइबर पाए जाते हैं उसके अंदर में सोल्यूबल फाइबर होता है, ठीक है। और जो इनसोल्यूबल फाइबर होता है वो जो पानी में नहीं होता, यानी पानी में नहीं है, इसका माने जो सीड्स एंड नट्स होते हैं उसके अंदर रस नहीं होता। अगर आप काजू खाएंगे या बादाम खाएंगे, फाइबर तो मिलेगा बट उसमें इनसोल्यूबल फाइबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनसोल्यूबल फाइबर उसके अंदर में पानी नहीं है। तो सोल्यूबल फाइबर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाए जाते हैं, इनसोल्यूबल फाइबर जो सीड्स एंड नट्स खाएंगे। अगर आप दाल खाएंगे, चने, चने में बहुत ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। अगर आप भुने हुए चने खाएंगे तो आपको इनसोल्यूबल फाइबर मिलेगा। अगर आप भीगे हुए चने खाएंगे तो आपको फिर सोल्यूबल फाइबर मिलेगा। फर्क इतना ही है, भीगे हुए चने खाएंगे तो आपको सोल्यूबल फाइबर मिलेगा, भुने हुए चने खाएंगे तो आपको इनसोल्यूबल फाइबर मिलेगा। अब क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का काम अलग अलग है। सोल्यूबल फाइबर जो है वो बॉडी में जाके क्या करेगी, झाड़ू का काम भी करेगी, प्लस हमारे शरीर में गट में जो बैक्टीरिया होता है ना, गट में जो बैक्टीरिया होता है जिसको पालना पड़ता है, हेल्दी बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स है। सोल्यूबल फाइबर्स आर प्रीबायोटिक्स, सोल्यूबल फाइबर्स आर प्रीबायोटिक्स, जो कि प्रोबायोटिक यानी हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया है गट में होता है, जो लैक्टोबैसिलस बोल के एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आप फ्रूट फाइबर में देखेंगे, फ्रूट फाइबर में ये तो गार्लिक है, चलिए फ्रूट फाइबर का आप इंग्रेडिएंट देखेंगे तो उसमें लैक्टोबैसिलस बोल के लिखा रहेगा। वो क्या है? वो है प्रोबायोटिक, हेल्दी बैक्टीरिया है। मेडिकल में एक टैबलेट दिया जाता है जिसको बोलते हैं बिफिलिक, उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहता है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, उसमें आर्टिफिशियल बैक्टीरिया लगाया रहता है। तो हमारे फूड फाइबर में भी बैक्टीरिया है। आप डिटॉक्सी वन में देखेंगे, डिटॉक्सी वन में भी लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगी, लैक्टोबैसिलस जो है हमारा गट में जो बैक्टीरिया नष्ट हो गया है, खासकर एंटीबायोटिक ज्यादा लेने से शरीर के अंदर में जो हेल्दी बैक्टीरिया रहता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसीलिए इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आता है, गैस ये ज्यादा अगर एंटीबायोटिक खाने से। इसलिए एंटीबायोटिक के साथ में गैस का दवाई भी देते हैं ताकि उसको गैस्ट्रिक ना हो, क्योंकि ये तो बैड बैक्टीरिया को तो खत्म करेगा ही करेगा, गुड बैक्टीरिया को भी खत्म करेगा। इसलिए ज्यादा लंबा समय तक एंटीबायोटिक खाना रिक्स है, गट हेल्थ पूरा नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो प्रोबायोटिक है, हेल्दी बैक्टीरिया, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको पालने के लिए सोल्यूबल फाइबर चाहिए। सोल्यूबल फाइबर हम अपने लिए नहीं खाएंगे, हम अपने बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए खाएंगे, वो उसका खाना है, ठीक है। तो जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे, यानी कि जितना फल खाएंगे, जितना सलाद खाएंगे, आपका गट का बैक्टीरिया उतना ही हेल्दी रहेगा, उतना ही ग्रो रहेगा, आपको कभी भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी,
कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इनडाइजेशन नहीं होगा, आपको कभी भी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी आपको हेमोराइड्स या पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप रोज फल खाएंगे, रोज सलाद खाएंगे तो। क्यों? क्योंकि आप सॉल्युबल फाइबर खा रहे हैं। सॉल्युबल फाइबर फॉर नॉट फॉर अस, हमारे लिए नहीं है, हमारे गट में जो बैक्टीरिया हैं, हमारे जो आंतों में जो बैक्टीरिया हैं, हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो आंतों में डाइजेस्ट करेगी, जो आंतों में इम्यून सिस्टम बनाएगी, जो आंतों में एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट को, आंतों का फंक्शंस को इंप्रूव करेगी, बॉयल मूवमेंट को इंप्रूव करेगी, वो जो बैक्टीरिया है ना, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, उसको जिंदा रखने के लिए हमें सॉल्युबल फाइबर खाना है। और सॉल्युबल फाइबर कहाँ मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। इसलिए रोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खानी चाहिए ताकि हमारा गट का जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रहे, वो मरे नहीं, वो बढ़े, उसकी संख्या बढ़े। उसकी संख्या जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना उम्र बढ़ता जाएगा ना, उसकी संख्या घटती जाएगी। आदमी का इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि गट का बैक्टीरिया लॉस हो रहा है। गट का बैक्टीरिया लॉस होगा तो इम्यून सिस्टम नहीं बना पाएगी। इम्यूनिटी बनाने का काम करती है ये गट का बैक्टीरिया। इसलिए आयुर्वेद में बोलते हैं पेट साफ तो शरीर साफ। ठीक है ना? पेट ही सबसे बड़ा रोगों का जड़ माना गया है आयुर्वेद में। 90%, 95% बीमारियों का जड़ है पेट। क्यों? क्योंकि पेट में होता है, आंतों में होता है, पेट माने आंत पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें होता है गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया माने हेल्दी बैक्टीरिया। जब तक ये हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो होगी, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ये जिंदा रहेंगे, तब तक आपका बॉडी जिंदा है, तब तक आप हेल्दी है। जिस दिन ये बैक्टीरिया नाश होने लगेगी, आपका बॉडी भी बीमारी होने लगेगा। इसलिए उम्र बढ़ते हुए जाते हैं तो गट का बैक्टीरिया नष्ट होते जाते हैं। तो गट का बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए हमें फूड फाइबर बहुत अच्छा सप्लीमेंट्स है। एक तो फाइबर भी है, ऊपर से लैक्टोबैसिलस भी है। दही खानी चाहिए हमें, हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2 दिन दही खानी चाहिए। दही, दही में प्रोबायोटिक होता है, यानी लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया जो होता है दही में बहुत पाया जाता है। हर फर्मेंटेड फूड में बैक्टीरिया होते हैं। फूड को जब फर्मेंट किया जाता है, यानी उसको पास रखा जाता है ना, पास रखना बोलते हैं जिसको, 1 दिन 2 दिन बाद उसको रख के उसको उसका रूप चेंज करके जब खाया जाता है, जैसे अचार, अचार खाते हैं ना, मूली का अचार होता है, गाजर का अचार होता है, कोई भी अचार होता है, अचार में भी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो अचार भी खा सकते हैं। तो हम लोग अचार क्यों खाते हैं? बैक्टीरिया के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता, वो बैक्टीरिया के लिए खाए जाते हैं, ताकि गट का जो बैक्टीरिया है वो बना रहे। लेकिन एक साथ नहीं खाना है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना है। तो दही भी खाना है तो कम से कम 1 कटोरी। तो बहुत सारे होटल में देखता हूँ कि खाना के साथ में दही भी देते हैं ताकि पचाए। पचाए कैसे? वो दही जो जाकर वो बैक्टीरिया है, उसमें बैक्टीरिया को संख्या को बढ़ाएगी, फिर वो डाइजेस्ट करेगी। तो बढ़ता रहे, डाइजेस्ट होता रहे, आपका डाइजेशन अच्छा हो, खाना अच्छी तरह से पचे, तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन दही खाना जरूरी है। अचार 1 2 दिन खाना जरूरी है। जो अचार बॉय में रखा हुआ अचार रहता है, मिक्सर अचार या कोई भी अचार घर में बनाया हुआ अचार, जिसमें मेथी लगाया हुआ, जीरा लगाया हुआ हो, या मसाले लगाया हुआ, वो अचार, उसमें भी लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है? तो इस तरह से भटमास का भी एक बनाते हैं, वो भी अचार बनाते हैं, वो भी, उसमें भी लैक्टोबैसिलस होता है। तो हर फर्मेंटेड फूड में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो सोल्यूबल फाइबर जो है, जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएंगे तो उसको जिंदा रखने के लिए खाएंगे। इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो झाड़ू का काम करेगी, ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ये झाड़ू का काम करेगी। तो हमें कभी कभी, यानी हर दिन या फिर कभी कभी, हमें सीड्स और नट्स भी खाते रहने चाहिए ताकि हमें सोल्यूबल इनसॉल्युबल फाइबर मिले। बुझे हुए चने खाते रहिए कभी कभी, भुजे हुए चने में इंसॉल्युबल फाइबर रहता है, तो ये प्रोटीन भी रहता है, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मैं तो खाते रहता हूँ, कभी कभी ट्रैवलिंग करते हैं बस में तो 10 रुपए का एक पैकेट लिया और उसको खाया, तो खाते रहना पड़ेगा। चना बहुत अच्छा चीज है। तो ये हमें करना है। फाइबर के बारे में हमने सीख लिया कि 2 तरह के फाइबर होते हैं, सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। समय भी हो गया 1 घंटा, तो याद रखिए क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? आज का टास्क है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कॉलम फैट के बारे में और प्रोटीन के बारे में देखने वाले हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी का सबसे प्रमुख सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज देयर इन फ्रूट्स? फ्रूट्स में कौन किस्म के शुगर होते हैं, कौन तरह के शुगर होते हैं? वो होते हैं फ्रक्टोस।
हाउ मच कैलोरीज डज ए पर्सन नीड इन अ डे? एक दिन में एक आदमी को, एक इंसान को, एक हेल्दी पर्सन को या फिजिकल जो एक्टिविटी होते हैं उसको कितना कैलोरी चाहिए? 2000 कैलोरी। व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्क शुगर? मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं? लैक्टोज। ठीक है। विच डिसीज इज प्रिवेंट बाय फाइबर? फाइबर के इंटेक से, फाइबर खाने से कौन सी बीमारियां जो को हम बचा सकते हैं, कौन से बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं? दैट इज कॉन्स्टिपेशन एंड हेमोराइड्स। बस ये आंसर आपको लिखना है, तैयार रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इतना ही। कल फिर डे 4 में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, फैट एंड प्रोटीन को लेकर। कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। और टाइम पे आइएगा, टाइम पे आएंगे तो टाइम पे शुरू करेंगे, क्योंकि समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिनका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जैसे आनंद सर हैं और सुमित्रा मैम है और तो नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग कलेक्शन कर लीजिएगा आज शाम को ही, आज दोपहर में कलेक्शन कर सकते हैं वहां से। सो थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीबॉडी।